फातिमा का बाप अमीर था, लेकिन वालिदैन की हादसाती मौत के बाद चचा चची ने अपने आवारा बेटे से इसकी शादी कर दी और इसके सारे पैसे फातिमा के जेठ ने अपने कारोबार में लगा लिए। फातिमा जब शोहर से काम करने का कहती तो वो इसे पीटने लगता कि एक दिन इसने चचा से अपने पैसे मांगे तो चचा ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी बीवी ज़बान चलाती है। तो फातिमा के शोहर ने फातिमा को कमरे में बंद किया और फिर कमरा चीखों से गूंज उठा और सभी बाहर बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन अगली सुबह जब वो बाहर ना आए तो घर वालों ने इनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो इनके कलेजे फट गए, क्योंकि वहाँ फातिमा रोती हुई सूजी आंखों के साथ अपने घर को अलविदाई नज़रों से देख रही थी। फातिमा की अपने माँ बाप के साथ इस घर में कितनी हसीन यादें थीं जो इसने गुजारी थीं, लेकिन इनकी हादसाती मौत के बाद तो जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया था। इसकी चची इसे बार बार तसल्लियाँ दे रही थी और कह रही थी कि अकेले कैसे यहाँ रह सकती हो, हमारे साथ चलो, बड़ा घर है, तुम्हारा जी लग जाएगा। अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाना और फिर अपने घर को छोड़कर फातिमा के लिए आसान नहीं था, लेकिन वो अकेली नहीं रह सकती थी। चची ने इसे 3 दिन माँ की तरह संभाला था और बार बार इसे गले लगा रही थी। फातिमा के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, वो रोई जा रही थी। चचा ने कहा कि बेटा, घर के और दुकानों के कागजात भी अपने साथ रख लेना, अब मैं वापस बार बार यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए इस घर और दुकानों को बेचने के लिए लगा देता हूँ। जब बिक जाएंगे तो सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब तो तुम्हें लाहौर में हमारे पास ही रहना है, तो फिर क्या फ़ायदा यहाँ पर दुकानें और खाली मकान रखने का। घर काफ़ी बड़ा था जो फातिमा के वालिद ने खुद बनवाया था। 2 दिन दुकानें भी थीं जिस पर इसके वालिद का कारोबारी सिलसिला चला रहे थे और इसके अलावा कुछ ज़मीनें भी खरीद रखी थीं। सारे कागजात फातिमा ने चचा के हाथ में रख दिए। फातिमा ने एक नज़र अपने घर पर डाली जहां इसके माँ बाप की यादें थीं और फिर ना चाहते हुए भी चची के साथ घर से बाहर निकल गई। ट्रेन का पूरा सफ़र इसने खामोशी से काटा था, लेकिन जैसे ही चचा के घर में दाखिल होने लगी तो बाहर शोर की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा हो। चचा का घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन पुराने वक्त तरीके का बना हुआ था। दरवाज़ा खोला तो सामने ये नौजवान खड़ा था जो तकरीबन फातिमा की उम्र का था, शायद इसका कज़न था। छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। चचा ने इसे गुस्से से देखा, कहने लगा, अदील, तुम कब संजीदा होगे? तुम्हारी उम्र है क्रिकेट खेलने की, तुम्हें पता भी है कि हम किस हादसे से गुजर कर आ रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश हो गया। फातिमा बहुत रो रही थी। फातिमा को एक नज़र देखकर इस नौजवान के माथे पर बाल पड़े थे। बैट वहीं फेंका और अपने कमरे में चला गया। वहाँ मौजूद बच्चे भी बैट बॉल उठाकर गायब हो गए। कुछ ही देर के बाद चचा चची के बहुएं और बेटे आ गए। बहुएं भी फातिमा के गले रखकर रोने लगी, कहने लगी कि हमें ताया जी का बहुत अफसोस हुआ है। फातिमा रोने लगी। 2 दिन तो इस तरह बहू ने इसका बहुत ख्याल रखा। चचा कहने लगे कि जल्दबाजी में दुकानें और मकान बेचना पड़ा, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं लगी। रात के खाने के दौरान ही फातिमा चची के साथ बैठी थी। जब चचा जी ने ये बताया तो वो परेशान हो गई। अभी 3rd ईयर में पढ़ रही थी, 19 साल की थी। कहने लगी, चचा जी, ऐसा करें कि इस मकान और दुकानों को किराए पर चढ़ा दें, जो भी पैसा आएगा मैं इससे अपना तलीमी सिलसिला जारी रखूँगी। फातिमा के चचा के माथे पर बाल पड़े थे। कहने लगे, बेटा समझा करो, लोग कब्ज़ा कर लेते हैं, अभी बेच दूंगा तो कहीं ना कहीं पैसा काम आ जाएगा, लेकिन अगर किराए पर चढ़ा दिया तो घर पर जब कोई नहीं होगा तो वो कब्ज़ा करके बैठ जाएंगे, तुम्हें तो एक पाई भी नहीं मिलेगी। घर और दुकानों और ज़मीनों का सौदा मैंने कर लिया है। फातिमा भी सोच ही रही थी कि चचा से कहे कि इन पैसों की ज़मीनें लाहौर में ख़रीदते हैं ताकि इससे किराया आता रहे, या दुकान या मकान ख़रीदते हैं जो इसके काम आ सकें। तभी चचा का बड़ा बेटा कहने लगा, अब्बा ऐसा करें कि ताया जी का सारा पैसा हम अपने कारोबार में लगा लेते हैं और इसका नफ़ा भी फातिमा को मिलता रहेगा, हमारा काम भी वसी हो जाएगा। ये सुनकर चचा ने कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। फातिमा चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि इनके रहमो करम पर रह रही थी और चची और इसकी बहू का रवैया
इसके साथ फ़िलहाल बहुत अच्छा था। इसने सोचा कि अगर कारोबार में पैसा लग जाए तो इससे अच्छा नफ़ा आता रहेगा। कहने लगी, चचा मुझे आगे तालीम का सिलसिला जारी रखना है। इसके चचा कहने लगे, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा कल ही दाखिला करवा देता हूँ। अब तुम्हें लाने और ले जाने की जिम्मेदारी अदील की होगी। वो खामोश हो गई, लेकिन वो कराची में भी बस में ही आती जाती थी। अगले रोज़ इसका कॉलेज में दाखिला इसके चचा ने खुद करवाया था। वो पढ़ने लगी। अभी तक चची ने इसके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली थी, लेकिन फिर भी वो किचन के छोटे मोटे काम करती थी। इसने देखा कि दिल ना तो पढ़ने के लिए कहीं जाता था और ना ही अपने भाइयों के साथ दुकानों पर जाता था। सारा दिन अपने छोटे भतीजे भतीजों के साथ क्रिकेट खेलता रहता था या घर का सौदा सलफ ला देता था। हर वक्त बाबियों से छेड़छाड़ करता रहता या भतीजों से हंसता रहता था। बड़ा उबाली किस्म का नौजवान था। इसके अंदर ज़रा भी संजीदगी नहीं थी। माँ ने अभी तक इसे लाडों में रखा हुआ था। जब कोई पैसे चाहिए होते तो भाई के सामने सीधा अलग की तरह खड़ा हो जाता और कहता, भाई खर्चा चाहिए, अब कपड़ों के लिए पैसे चाहिए, तो इसे पैसे निकाल कर दे देते थे। एक बार फातिमा ने चचा की बहू से पूछा कि ये काम क्यों नहीं करता। कहने लगी कि अभी छोटा है, हमारे शोहरों ने बड़े लाड से इसे रखा हुआ है। कहते हैं कि शादी होगी तो जिम्मेदारी भी खुद ही डल जाएगी। वो कहने लगी, 20 साल का तो है और ये उम्र कम तो नहीं होती। वो कहने लगी, सीख जाएगा, अभी बच्चा ही तो है, शादी होगी तो जिम्मेदारी पड़ती है तो बड़े बड़े संजीदा हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। ये कह के वो चावल साफ़ करने लगी। वो कहने लगी, ऐसा करो फातिमा, मेरे सर में बहुत दर्द है, ये दाल चावल तुम बना लो। फातिमा ने फ़ौरन से इसके हाथ से चावल का तसला पकड़ लिया। रात का खाना इसी ने पकाया था। शाम को वो किचन में चाय बना रही थी तो दिल किचन में आ गया। कहने लगा, हाँ भाई कज़न, क्या कर रही हो? इस वक्त वो चाय बना रही थी, साथ में बच्चों के फरमाइश पर फ्रेंच फ्राइज़ भी बना रही थी। इसने फ्राई किए हुए आलू पकड़े और मुंह में डालते हुए पूछने लगा। वो कहने लगी, चाय बना रही हूँ। कहने लगा, वेरी गुड, ऐसा करो एक कड़क चाय का कप मेरे लिए भी बना दो। आज तो मज़ा ही आ गया। पता है पूरे 150 रन बनाए हैं मैंने। वो यूं खुश हो के बता रहा था कि जैसे 10 साल का बच्चा हो और बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। फातिमा ने गहरी सांस ली और चाय का कप और फ्रेंच फ्राइज इसे पकड़ा दिए। वो बाहर चला गया। 2 साल का अरसा ऐसे ही गुजर गया जैसे ही फातिमा का बीए कंप्लीट हुआ था कि ईद आ गई। ईद पर सभी बैठे शीर खोरमा खा रहे थे। तब चची कहने लगी कि माशाल्लाह से मेरी बच्ची ने 14 जमातें पढ़ ली हैं और अब तो मैं इसे अपनी बहू बनाऊंगी। ये सुनकर फातिमा का तो चम्मच हाथ में ही रह गया था। वो बिल्कुल चची के बराबर सोफे पर बैठी थी। सभी मुस्कुराने लगे, कहने लगे, हमें तो इसे वक्त का इंतज़ार था। चची ने अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी उतारी और फातिमा का हाथ पकड़कर इसे पहना दी। वो कहने लगी कि अब ये मेरे दिल की अमानत है, बस 2 महीने के अंदर अंदर हम इनकी शादी कर देंगे। फातिमा से ना पूछा गया कि इसे दिल पसंद भी है या नहीं, ना ही बताया गया, बस फैसला सुना दिया गया। इसने शीर खुरमे की प्लेट वहीं रखी और अपने कमरे में चली गई। चची कहने लगी, अभी भी हमारी बच्चों में शर्मो हया है, देखो कैसे शर्मा कर अंदर चली गई है। फातिमा तो सोच में पड़ गई थी। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि चची ऐसा भी कोई इरादा रखती है। और अदील वो भी बड़ा गैर जिम्मेदार किस्म का लड़का था, बिल्कुल लाओ बाली सा था। इसके अंदर बचपना कूट कूट के भरा हुआ था, संजीदगी तो थी ही नहीं। और फातिमा का मिजाज बहुत अलग था, खुद भी जिम्मेदार थी और इसे जिम्मेदार किस्म के नौजवान ही अच्छे लगते थे जो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। वो बहुत परेशान थी। सारी भाभियाँ इसके कमरे में आ गईं, इसे अदील के नाम से छेड़ने लगीं। तो फातिमा कहने लगी कि भाभी एक बार मुझसे पूछना चाहिए था, ये क्या बात हुई कि मुझसे पूछे बिना ही मेरा रिश्ता तय कर दिया गया। ये सुनकर दोनों भाभियों के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगी कि हमने तो सुना था कि इस घर में सब फैसले बड़ों की मर्ज़ी से होते हैं। अब तुम्हारे अब्बा अगर यही फैसला करते तो क्या तुम एतराज़ करती? फातिमा कहने लगी कि मेरे अब्बा कभी भी मुझसे पूछे बगैर मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करते। इसकी भाभियाँ कहने लगी, हमारी जब से शादी हुई है यही सुना है कि फातिमा अदील की मंगेतर है। बचपन में ही शायद तुम्हारे पापा ने तुम्हारा दिल के साथ रिश्ता कर दिया था।
हमें तो यही लगा कि तुम्हें इस बात की खबर होगी। फातिमा सोच में पड़ गई। इसके वालिदैन ने तो कभी इस चीज़ का जिक्र किया ही नहीं था। बहरहाल न जाने भाभीियों ने बाहर जाकर क्या बात की कि चच्ची का भी मुंह बन गया और चचा भी बात नहीं कर रहे थे और अदील भी मुंह फुलाए इसे देख रहा था। वो रात को खाना बना रही थी जब अदील किचन में आ गया और कहने लगा, तुमने मेरे रिश्ते से इनकार क्यों किया है? फातिमा तो नर्वस सी हो गई, कुछ तजब सी भी। भला इस तरह से कौन पूछता है? वो कहने लगी, ये बात नहीं है, मैंने सिर्फ यही कहा कि मुझसे पूछना चाहिए था। कहने लगा, अच्छा तो तुम इस घर की बड़ी हो, जो सारे फैसले तुमसे पूछकर किए जाएं। वैसे भी ये रिश्ता तो ताया जान ने किया था। वो कहने लगी, मुझे इस बात की खबर नहीं है, कभी अब्बा ने मेरे साथ इस बात का जिक्र किया ही नहीं। वो कहने लगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो यही बताया गया था कि फातिमा तुम्हारी मंगेतर है। फातिमा खामोश हो गई थी। अदील कहने लगा, तुम्हें इतराज़ किस बात पर है? शराबी हूँ, नशेई हूँ, क्या बुराई है मुझ में? फातिमा कहने लगी, मैंने भाभी से इस तरह से बात नहीं की थी। कहने लगा, मैंने बचपन से सिर्फ यही सुना है कि फातिमा मेरी है और मैं तुम्हें हमेशा अपना ही समझता हूँ। देखो, मैं इनकार नहीं सुनूंगा, समझी? अब्बा से इनकार करने की बिल्कुल भी हिम्मत मत करना। बड़े गुस्से से वो ये कहकर चला गया था। फातिमा तो चुप की चुप रह गई थी। बज़ाहिर दिल में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मसला ये था कि वो संजीदा नहीं था। लेकिन फातिमा ने इनकार भी नहीं किया, यही समझा कि शायद शादी के बाद बदल जाएगा, जिम्मेदार हो जाएगा। फिर चचा चच्ची के इतने सारे एहसानात थे कि वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती थी। वक़्त यूं ही गुजरने लगा था, लेकिन अदील जब भी इसे देखता तो माथे पर बल डाल लेता। वो जाकर भी अदील की बदगुमानी को दूर नहीं कर पाई थी। ऐसा ही रवैया चचा और चच्ची का भी था, रोका सूखा सा। हालांकि अब तक वो चुप थी, अपनी किस्मत से समझौता भी कर चुकी थी, लेकिन सबके रवैये बदलने लगे थे। फातिमा की शादी की शॉपिंग की बारी आई तो चच्ची ने कहा कि ये लो 2 लाख रुपए तुम्हारे चचा ने दिए हैं, अपनी भाभी के साथ जाकर जो चाहे खरीद लेना। पता नहीं हमारी पसंद तुम्हें पसंद आए या ना आए। आजकल के लड़कियों के तो नखरे ही बहुत हैं, लोग तरसते हैं शरीफ लड़कों के रिश्तों के लिए, और यहाँ मेरे बेटे में कीड़े निकाले जा रहे हैं। फातिमा कहने लगी, चच्ची ऐसी कोई बात नहीं है, अदील में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि अब्बा ने मेरा रिश्ता अदील से तय किया है। एकदम से आपने मेरे हाथ में अंगूठी पहनाई तो मैं समझ नहीं पा रही थी, ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार ना थी। मैंने तो यूं ही भाभी से जिक्र किया था, लेकिन प्लीज़ आप मेरे लिए अपने दिल में कोई भी बदगुमानी मत रखें। फातिमा ने बहुत चाहा कि सब के दिल साफ़ हो जाएं। जब इसे रहना ही वहीं पर था तो वो सबको नाराज़ नहीं रखना चाहती थी। चच्ची ने कहा कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया है। मेरे बेटों के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी थी। हमने तो भाई साहब की बात को अहमियत दी कि उन्होंने कहा था कि वो आपस में रिश्तेदारी करना चाहते हैं और फातिमा दिल की है, तो हमने तो बचपन से इस रिश्ते को अपने दिल से लगा के रखा। हमें क्या पता था कि तुम्हारा ऐसा कोई इरादा नहीं, वरना मेरे बेटे को तो अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आते हैं। बीए कर रखा है इसने, काम भी सीख लेगा। कंप्यूटर में मेरे बच्चे का बड़ा दिमाग चलता है, कुछ कंप्यूटर के कोर्स भी किए हुए हैं। ये वो इंकशाफात थे जो पहली बार फातिमा सुन रही थी, वरना वो तो यही समझी थी कि शायद अदील को कुछ आता ही नहीं है। वो नहीं जानती थी कि इसने बीए कंप्लीट कर रखा है। बहरहाल चच्ची का रवैया तो कुछ बेहतर हो गया था, लेकिन जब भी अदील इसे देखता तो वो अपनी राह बदल लेता। फातिमा चाहती थी कि इस बात को क्लियर कर ले, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। और फिर शादी के दिन भी करीब आने लगे, इसलिए इसे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा था। इसने ये सोचा था कि शादी की रात को वो दिल की ये बदगुमानी दूर कर देगी। शादी वो दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। रात के 2 बज गए थे, लेकिन अदील कमरे में नहीं आया था। बैठे बैठे इसकी कमर तख्ता हो गई थी, लेकिन खामोश थी। 2 बजे के बाद वो कमरे में आया तो काफ़ी गुस्से में था। इसने एक नज़र भी फातिमा पर नहीं डाली। वो कहने लगा, अभी तक ऐसे क्यों बैठी हो? जाओ जाकर चेंज करो और सो जाओ। फातिमा कहने लगी, मुझे आपसे बात करनी है अदील।
अदील ने कहा, क्या बात करनी है, आप मेरे पास बैठेंगे तो बात करूँगी। कहने लगा, मैं इस काबिल कहाँ हूँ, मैं तो वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तुमने तो मजबूरन मुझे कबूल किया है। वो अब तक इन्हीं बातों को लेकर बैठा था। फातिमा बेड से खड़ी हुई और इसके पास आ गई। फिर कहने लगी, मेरी बात तो सुने, मैं नहीं जानती थी कि बाबा ने मेरा रिश्ता आपके साथ तय कर रखा है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैंने तो भाभी से बस यूं ही बात की थी। मैं नहीं जानती थी कि आपको ये बात इतनी बुरी लगेगी। मैंने कहा कि मैं आपसे माजरत कर लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपना दिल मेरी तरफ से साफ़ कर लें। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते की इब्तिदा बदगुमानी से हो। अदील कुछ देर इसकी बात सुनता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है। फिर इसका हाथ पकड़कर इसे बेड पर ले गया। फिर कहने लगा, अच्छा किया कि तुमने मेरी बदगुमानी दूर कर दी। शादी के चंद दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे। चचा ने एक बार अदील को पैसे भी दिए कि अपनी बीवी को घुमा फिरा लाओ और बाहर खाना खिलाओ। फातिमा को ये बात बड़ी अजीब लगी थी। अदील ने इनसे पैसे लिए, फातिमा को मोटरसाइकिल पर घुमाने ले गया, खाना भी खिलाया। वापस आकर फातिमा ने अपनी ज्वेलरी उतारते हुए अदील से कहा कि अदील, अब आपको अपने भाइयों के साथ दुकान पर जाना चाहिए। वो कहने लगा, क्यों? फातिमा कहने लगी, ज़ाहिर सी बात है, अब आपकी शादी हो गई है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप चचा और बड़े भाइयों से पैसे मांगते रहें। तो अदील कहने लगा, जब मेरे बाप और भाइयों के इस बात पर एतराज़ नहीं तो तुम्हें क्यों है? फातिमा कहने लगी कि आपको बुरा नहीं लगता कि अपनी ज़रूरतों के लिए अपने बाप और भाई के सामने हाथ फैलाकर मांगते हुए। अदील ये सुनकर आग बगोला हो गया था। कहने लगा, तुम मुझे फ़कीर कह रही हो? दिल का लहजा वो सख्त था। फातिमा घबरा गई, कहने लगी, नहीं अदील, मेरा ये मतलब नहीं था। वो कहने लगा, तुम्हारे सारे मतलब मैं जानता हूँ। मेरे भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे लाड प्यार से पाला है, मुझे अहमियत देते हैं, लेकिन तुम मुझे बहुत गिरा हुआ समझती हो, मुझे फ़कीर कहती हो। वो ज़्यादा ज़ुबान चलती है तुम्हारी। तुम्हारे इन बातों का मकसद क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फातिमा की बात का इसने उल्टा ही मतलब लिया था। अदील इसके पास आया और इसके पीछे से बाल पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। कहने लगा, मेरी बीवी हो इसलिए बीवी बनकर रहो, मेरी उस्तानी बनने की कोशिश मत करना। अदील का ये रवैया देखकर फातिमा हैरान रह गई थी। वो बड़े गुस्से में था। इसने इसके बाल छोड़े और अपना तकिया उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ये सिलसिला जारी हो गया था, पूरा दिन अदील घर में भतीजे और भतीजों के साथ क्रिकेट खेलता रहता। फातिमा अगर इसे कोई काम कहती तो इससे लड़ने झगड़ने लगता। कहता, तुम्हें क्या है, तुम क्यों मार रही हो? तुम्हें क्या खाने को नहीं मिलता या पहनने को नहीं मिलता? तुम रोज़ रोज़ मेरे साथ इसी बात पर बहस मत किया करो। फिर फातिमा को यह भी इंकशाफ हुआ कि इसकी चच्ची ने झूठ बोला था। अदील ने कोई बीए नहीं किया था, बामुश्किल से मैट्रिक पास किया था। उसके बाद आवारागर्दियाँ ही करता था। बस घर का सामान ला दिया, भाभी का दुपट्टा पिको करवा दिया, सूट सिलाई के लिए दे दिया, भतीजे को स्कूल छोड़ आया, ले आया, ऐसे छोटे मोटे काम करता था जो किसी गिनती में नहीं आते थे। अब तो भाभीयों ने फातिमा का भी जीना दोबर करना शुरू कर दिया था। कहती थी कि हमारे मियाँ कमाते हैं, दो ही घर चलता है। एक बार तो इसकी भाभी ने अपने पुराने कपड़े फातिमा को दिए। कहने लगी, ये तुम पहन लो, वैसे भी दिल कौन सा कमाता है जो तुम्हें नए कपड़े खरीद कर देगा? जब देखो भाइयों के सामने हाथ फैलाता रहता है। अच्छा है तुम इन कपड़ों में गुजारा करो। फातिमा से तो अपनी इतनी अहानत बर्दाश्त नहीं हुई थी। वह भी इसी बात पर रो रही थी कि जब अदील के बड़े भाई दुकान से वापस आए और कहने लगे कि बाबा, पार्टी ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। फातिमा का जितना पैसा हमने काम पर लगाया था, सारे का सारा पैसा पार्टी लेकर भाग गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। बेचारी फातिमा के सारे पैसे बर्बाद हो गए। ये सुनकर तो फातिमा की हालत ख़राब होने लगी थी। बड़े मज़े से इन लोगों ने कह दिया कि सारा पैसा फातिमा का नुकसान में चला गया। फातिमा सोचने लगी कि लाखों रुपए थे, ऐसे कैसे इतना नुकसान हो सकता है।
फातिमा रोने लगी। अदील कहने लगा, कोई बात नहीं है, नुकसान हो गया है तो भाई घर के अखराजात भी तो पूरे कर ही रहे हैं, तुम कौन सा भूखी मर जाओगी। अदील ने तसल्ली भी यूं दी थी जैसे इस पर एहसान किया हो। फातिमा कुछ दिन तो चुप रही, फिर कहने लगी कि चचा, मेरे जो पैसे बच गए हैं वो आप मुझे वापस कर दें। ये सुनकर इसके चचा के माथे पर बल डाला और फिर अदील से कहने लगा कि अपनी बीवी की ज़ुबान को लगाम देना सीखो। ये किस तरह से हमसे हिसाब मांग रही है। क्या हमारी औरतों ने आज तक कारोबारी मामलात में कभी हमसे सवाल जवाब किया है। अदील तो पहले ही गुस्से में था, उठा और फातिमा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। फातिमा इसका रवैया देखकर हैरान थी। अदील कहने लगा, मेरे बाप के सामने ज़ुबान चलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहने लगी कि मैंने तो चचा से सिर्फ ये पूछा है कि मेरे पैसे जो बच गए हैं वो कहाँ हैं, मुझे वो वापस चाहिए। और मैं आपसे आपके पैसे तो नहीं मांग रही, अपने बाप के पैसे मांग रही हूँ। ये कहना था कि अदील ने एक और ज़ोरदार थप्पड़ फातिमा के मुंह पर दे मारा और कहने लगा, आग लगी तुम्हारे सारे पैसों को, हमें नहीं पता था कि तुम पैसों से मोहब्बत करती हो। फातिमा कहने लगी, मुझे अपने बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप तो कोई काम कारोबार करते नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मुझे लोगों के घरों के बर्तन मांजने पड़ेंगे। ये कहने के बाद वो कमरे में चले गई। चचा दिल से कहने लगे, देख रहे हो तुम्हारी बीवी की ज़ुबान कितनी चलती है, जाकर इसका दिमाग दुरुस्त करो। अदील गुस्से में कमरे में चला गया और फातिमा की चीखों की आवाज़ें गूंजने लगीं। बाहर बैठे सब लोग मुस्कुरा रहे थे कि अब ये लड़की ज़ुबान नहीं चलाएगी, अदील इसका दिमाग अच्छे से दुरुस्त कर देगा। रात भर फातिमा के सिसकियाँ गूंजती रहीं और सब अपने कमरों में चैन की नींद सोए थे। सबको ये इंतज़ार था कि जब सुबह फातिमा कमरे से बाहर निकलेगी तो इनके आगे बिल्कुल चुपचाप गुलाम बनकर आएगी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि फातिमा तो अदील ने फातिमा को बहुत मारा था और सब बहुत खुश थे कि अब ये कभी भी अपने पैसों का मुतालबा नहीं करेगी। फातिमा के साथ किसी ने भी हमदर्दी के चार जुमले नहीं बोले थे। वो चुप सी हो गई थी। सारे खुश थे, क्या वो ज़ुबान बंद रखेगी, अपने पैसों का मुतालबा भी नहीं करेगी। जानबूझकर ये कहा गया था कि सब कुछ नुकसान में चला गया, सारा पैसा बर्बाद हो गया। अब तो सबका रवैया फातिमा के साथ बदल चुका था। इसके आंसुओं की किसी को भी परवाह नहीं थी। अब अदील ने इसे साफ कह दिया था क्या वो इसका लिहाज नहीं करेगा। अगर इसने इसके बाप के सामने ज़ुबान चलाई तो इसको इसी तरह से मारेगा। इसके सास ने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी फातिमा पर लगा दी। दोनों भाभियाँ गर्मी के मौसम में सारा काम फातिमा के सर पर छोड़कर खुद अपने अपने कमरों में चली जाती थी। वो घर में धूप में सारे घर का काम करती। इसकी भाभियाँ हर वक्त यही कहती कि कमाते तो हमारे शौहर हैं, अदील करता क्या है। एक बार ये बात खुद अदील ने सुन ली थी। फातिमा रो रही थी जब अदील कमरे में आया था, क्योंकि आज जब वो दुकान पर काम के लिए गया था तो इसके भाई ने अदील को बहुत जलील किया था। वो कहते थे कि हम तुम्हें और तुम्हारी बीवी को पाल रहे हैं, जाओ मियाँ अपना इंतज़ाम करो। पहली बार अदील को एहसास हुआ था कि शायद फातिमा इसे ठीक ही कहती थी। वो ये भी जानता था कि फातिमा के सारे पैसे इसके भाइयों ने हड़प लिए हैं और फातिमा से झूठ बोला है कि नुकसान हो गया है। लेकिन भाइयों ने जब अदील को जलील करके दुकान से वापस भेजा तो घर आकर वो अपनी भाभियों की भी बातें सुन चुका था, जो वो फातिमा से कह रही थी कि वो कमरे में आया तो फातिमा को रोता हुआ देखकर चुपचाप खामोशी से बेड पर बैठ गया। इसने अदील को देखा तो अपने आंसू साफ किए और कमरे से बाहर जाने लगी तो अदील कहने लगा कि फातिमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ बैठो। पहली बार इसने बड़े आराम से फातिमा से बात की। वो इसके पास आकर बैठ गई। अदील कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फातिमा ये सुनकर हैरान थी। अदील कहने लगा कि भाइयों ने आज मुझे कहा है कि मैं अपना इंतज़ाम अलग कर लूँ। सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे ना तो तालीम हासिल करने दी, ना ही मुझे कोई काम सिखाया। ये कहकर इसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
फातिमा ने कहा कि मेरे पास मेरा जेवर मौजूद है। फातिमा ने सारा जेवर बेचा और इसे परचून की दुकान खोल दी। इसके भाइयों ने बहुत मजाक उड़ाया कि ये तो बस यही काम कर सकता है, लेकिन फातिमा ने दिल का हौसला बढ़ाए रखा। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दुकान बहुत ज़्यादा चलने लगी थी। वो फातिमा को अलग से खर्चा देने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने किराए का घर ले लिया और इसी दुकान से ही कम ही अरसे में वो एक बहुत बड़े स्टोर का मालिक बन चुका था, क्योंकि फातिमा ने इसका साथ दिया था। और अब दिल भी अपने भाइयों से ज़्यादा कमा रहा था। जो पैसा उन्होंने फातिमा का हड़प किया था, इसके साथ इनका अपना पैसा भी बर्बाद हो चुका था, क्योंकि इनकी दुकानों में आग लग गई थी और सारा माल जलकर खाक हो गया था। यतीम के साथ ज़्यादती करने का यही अंजाम होता है। फातिमा ने थोड़ों से पैसों से दिल से काम शुरू करवाया था, लेकिन आज फल फूल कर लाखों करोड़ों कमाने लगा था। इसके भाई अब इसे रश्क भरी नज़रों से देखते थे। बीवी अगर शोहर का साथ दे तो नकम्मा शोहर भी कामयाबी की मंजिल तय कर लेता है, लेकिन अगर शोहर काम का कच्चा हो तो आपका क्या ख्याल है?